अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। 9 अप्रैल 2022 के बाद 15 सितंबर 2024 की रात भी मुल्क की पार्लिमानी तारीख में याद रखी जाएगी। हुकूमती इत्तेहाद आईने पाकिस्तान में 26वीं तरमीम करने और अपोजिशन तरमीम रुकवाने के लिए सुबह से लेकर रात गए तक भाग दौड़ करते रहे। हुकूमत और अपोजिशन की तमाम तर कार्रवाई का मरकज मौलाना फजलुर रहमान रहे। मौलाना रात भर कभी हुकूमत तो कभी अपोजिशन की मेज़बानी करते नजर आए। कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास भी बार बार ताखीर का शिकार होता रहा। दिन 11 बजे बुलाया गया इजलास रात 11 बजे तक भी न हो सका। इस दौरान पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी के 4 इजलास बुलाए गए जो घंटों जारी रहे। आखिरी इजलास में मौलाना फजलुर रहमान भी शरीक हुए मगर डेडलॉक बरकरार रहा। अपोजिशन JUIFA और बाज़ हुकूमती वज़रा और मेंबरान पार्लियामेंट भी आईनी तरमीम के मुसव्वदे से लाइल्म रहे। हुक्मरान इत्तेहाद ने अपने मेंबरान को हर हाल में पार्लियामेंट हाउस में मौजूद रहने की हिदायत कर रखी थी। अरकान तकरीबन 15 घंटे पार्लियामेंट के अंदर ही घूमते रहे और क़यादत से सवाल करते रहे कि इजलास कब शुरू होगा। ताहम दोनों ऐवानों के इजलास मुलतवी कर दिए गए, जिसकी बुनियादी वजह मौलाना फजलुर रहमान का इनकार था। मौलाना की मदद के बगैर हुकूमत आईनी तरमीम के लिए कौमी असम्बली में 224 और सेनेट में 64 के मैजिक फिगर तक नहीं पहुंच सकती। यूं हुकूमत को इस तमाम तर तगोदों के बावजूद सुबकी उठानी पड़ी और आज कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिए गए हैं। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि मुसव्वदा ऑफिशियली हुकूमत या मुताल्लिका वजारत की जानिब से नहीं दिया गया बल्कि आज लीक हो गया है। मुसव्वदे में 50 से ज़ायद आईनी शिकों में तब्दीली का जिक्र है। 63A में नई तरमीम के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के खिलाफ वोट देने वाले रुकन का वोट शुमार होगा। आर्टिकल 17 में तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट की जगह विफाकी आईनी अदालत कायम करने की तजवीज़। दस्तावेज के मुताबिक कौमी असम्बली की 8 रुकनी कमेटी चीफ जस्टिस के लिए 3 सीनियर जजेस में से एक का इंतखाब करेगी। आईनी अदालत के जज को 3 साल के लिए तैनात किया जाएगा। रिटायरमेंट की हद 65 से बढ़ाकर 68 साल। हाई कोर्ट के जजेस के तबादले और सो मोटो का इख्तियार वापस लेने की तजावीज़। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के साथ साथ और बहुत सी अहम तरामीम इस मुसव्वदे में शामिल हैं। हुकूमत का जुडिशल पैकेज और कल से आज तक की कार्रवाई बहुत से सवालात को जन्म दे रही है। हुकूमत इस मुसव्वदे को इतना खुफिया क्यों रख रही है? अगर आईनी तरमीम मुल्क के मफाद में है तो इसको पार्लियामान में बहस के लिए पेश क्यों नहीं किया जा रहा? मुसव्वदा शेयर किए बगैर मौलाना की सपोर्ट के लिए दिन रात एक क्यों किया गया? बिना 2/3 अक्सरियत हुकूमत के लिए आईनी तरमीम डू और डाई का मामला क्यों बन गई है? अगर वाकई कोई जुडिशल पैकेज है तो फिर वो पूरे ऐवान और कौम को इत्तेमाद लिए बगैर जल्दबाजी और रात की तारीकी में क्यों पेश करने की कोशिश की जाती रही? इसी पर पैनल की राय जानेंगे कि गुज़िश्ता रोज जो कुछ होता रहा और हुकूमत जहां आकर ठहरी है ये सब हुआ क्यों? पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, जैगम खान और अबसार आलम साहब। आप चारों का शुक्रिया। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। मुजव्विज़ा आईनी तरमीम गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। अपोजिशन, हुकूमती वज़रा और मेंबरान पार्लियामेंट मुसव्वदे से लाइल्म। मुसव्वदा खुफिया रखने पर हुकूमत पर कड़ी तनकीद। हुकूमत ने रात के अंधेरे में तीर चलाने की कोशिश क्यों की? हसन निसार साहब, हुकूमत का इख्तियार है, अगर उसके पास 2/3 है तो आइन में तरमीम कर सकती है, लेकिन हुकूमत के पास कुछ भी नहीं था तो फिर ये कोशिश क्यों की गई गुज़िश्ता रोज? देखें, आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि खुफिया क्यों रखा गया। बुनियादी बात है और सादा बात है कि वारदातें खुफिया रखी जाती हैं। हो चुकने के बाद पता लगे तो लगता रहे कि मुल्क का यूं हो गया है, फलां फांसी लग गया है, वो बात की बात है। 100 वारदातें खुफिया। अच्छा, आपने बात की है कि ये अंधेरे में तीर चलाने की कोशिश क्यों की, तो बीबी आप तो अंधेरे में तीर चलाने की बात कर रही हैं। इनके तीर तो दिन की रोशनी में भी खुद इनको छलनी कर रहे हैं और इनको जितनी बड़ी कीमत देनी पड़ेगी ये नोट कर लें आज, वरना अल्लाह ने सेहत जिंदगी दी, मैं रिमाइंड कराऊंगा आपको। आइन और उसकी तरामीम सिर्फ उनके लिए है, इन लोगों के लिए। बाकी जिनका ताल्लुक आइन की जो शिकें जो कुछ भी है वो अवाम की बेहतरी के साथ, भलाई, खुशहाली, फलाह बहबूद के साथ है, वो सब खानापुरी है। आखिरी बात ये है कि मौलाना फजलुर रहमान की इस हरकत का पहली बार लाहौर में मेरे साथ ये हुआ है कि लोग बहुत प्रेस कर रहे हैं मौलाना को। वजूहात जो भी हों, आखिरी नतीजा जो भी निकले, लेकिन फ़िलहाल ये मैं हल्का सा फीडबैक आपको दे रहा हूँ जो मेरी वॉक्स के नतीजे में होता है।
जी, मतलब मौलाना की तारीफ ऑपोजिशन के भी तमाम लोग बहुत ज्यादा इस वक्त कर रहे हैं कि अकेले मौलाना ने पूरी तरमीम रोक ली, मगर हसन साहब ये आपने बात बोली बड़ी कीमत देनी पड़ेगी, इससे क्या मुराद है? बस जब वक्त आ जाएगा खुद ही पता लग जाएगा। काली जुबान है मेरी, मैं बात करते हुए सोचता हूँ। नहीं, मगर ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं हम कोई सियासी गेन नहीं कर रहे हैं, वक्त की जरूरत के लिए ये अदालती इस्लाहात कर रहे हैं, वक्त की जरूरत है ये सब करना। ये छोड़ें इन लोगों को, ये यही कुछ करते करते इस मुल्क को यहाँ तक लेके आए, छोड़ें। नहीं मगर ये होनी तो है हसन साहब, होनी तो है। 2 हफ्ते के लिए करीबन मुलतवी हुई है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब और वज़रा को भी जाना है, वो मुल्क में नहीं होंगे। क्या मौलाना साहब आपको लगता है कि परमानेंट दूरी इख्तियार किए रखेंगे शहबाज साहब और जरदारी साहब से, या वक्ती दूरी है? देखें, अगर तो कोई टर्म्स की बात हुई, जिस तरह का उनका इमेज है, मैं तो नहीं उनको ज़ाती तौर पे जानता। उन्होंने कुछ सुना बहुत सख्त शराइत रखी हैं जो इनको हजम नहीं हो रही, तो अगर उनके पास कोई और मुतबादल ना हुआ और उन्होंने सरेंडर कर दिया तो फिर मौलाना के बारे में मैं, सच्ची बात है, मैं उनको चूँकि जानता बिल्कुल नहीं हूँ। किसी बंदे से बंदा 2, 4, 5, 7 दफ़ा मिला हो तो उसके बारे में मेरे अंदर वो एक चीज़ है कि मैं एक ओपिनियन फॉर्म कर लेता हूँ। आई डोंट नो हिम एट ऑल। बाकी जो उनकी परफॉर्मेंस है वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। मुझे नहीं पता वो क्या करेंगे। अवाम के दिलों में या पंजाब में पहली बार, मैं आपको सच्ची बात बताऊँ, मैं 3 किलोमीटर चलता हूँ, उसके दरमियान बेशुमार ख़वातीन व हज़रात, उनसे गपशप मुलाकात होती रहती है। मैंने कभी मौलाना का जिक्र तक नहीं सुना, और इस बात पे एवरी सेकंड और थर्ड मैन और वुमन वाज अप्रिशिएटिंग हिम। आई डोंट नो, मतलब वो इसकी कदर करते हैं नहीं करते हैं, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। मतलब मैं ये नहीं कह सकती लाहौर में वोट बैंक में इजाफा हुआ है, हो सकता है वक्ती लोग तारीफ कर रहे हैं, और ये वो लोग जो वक्ती तारीफ और नहीं, वक्ती नहीं, नहीं वक्ती नहीं, जी जी नहीं, अगर खड़े हो जाएंगे इस पे, अगर हतमी नतीजा, लोगों ने इस खदशे का इजहार भी किया है जो आप कर रही हैं, लेकिन पहली बार इस उम्र तक आते मैंने मौलाना फजलुर रहमान के बारे में तहसीन और उनको अप्रिसिएशन बेशुमार ख़वातीन व हज़रात। चलें, सियासी कद में इजाफा हुआ, आगे बढ़ती हूँ। और मैं 1.5 घंटा मैं गुजारता हूँ वहाँ, तो मैं हैरान हुआ जी। ठीक हो गया। अब सार साहब, मौलाना के बारे में जो आम तासुर है, अच्छी डील कर लेते हैं और वो साथ चलते नज़र भी आते हैं। अगर हम शरीफ बरादरान की बात करें, जरदारी साहब भी उनको मना लेते हैं। सर तोड़ कोशिश के बावजूद बहुत मुलाकातें की, बिलावल भुट्टो साहब बार बार गए, शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात रही, वज़रा, सीनियर वज़रा, डिप्टी वज़ीर आज़म। क्या तरमीम वाकई इतनी ख़तरनाक है कि मौलाना भी नहीं समझ पाए, ये डील नहीं कर पा रहे? हुकूमत की गलती कहाँ रही मौलाना को रीड करने में, और क्यों ये गलती हो गई? अच्छा सवाल है आपका। हुकूमत की गलती मौलाना को रीड करने की, हुकूमत है हाइब्रिड, ये बात मत भूलें आप। हाइब्रिड निज़ाम की गलती मौलाना को रीड करने की, पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि मौलाना बहुत अच्छी डील करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और मैं समझता हूँ किसी भी सियासतदान का डील करना उसका हक होता है। उसको ब्लैकमेलर कहना, ये कहना, गालियाँ देना, अगर वो कोई और रास्ते पे चल पड़े, गालियाँ या तालियाँ दो ही हमारे यहाँ वो बुनियादी किस्म की सिचुएशंस हैं। तो अब मौलाना के लिए जो तालियां बजा रहे हैं, कल तक वो गालियां दे रहे थे, आज वो तालियां बजा रहे हैं, कल हो सकता है फिर गालियां दें। सियासतदान होता ही वो है जो अपने लिए अच्छी डील तलाश करे, और अच्छी डील अपने लिए से मुराद सियासतदान रिप्रेजेंट करता है लोगों को, एक ग्रुप ऑफ पीपल, एक ग्रोह को, एक कौमियत को या पूरे मुल्क को। वो उसके लिए डील कर रहा होता है ताकत के साथ या रियासत के साथ। ये सियासत है, ये जमहूरियत है। तो अगर मौलाना अपने जो हल्का असर है, अपने वोटर्स हैं, उनके बिहाफ पे उनकी ताकत से कोई डील कर रहे हैं और बहुत अच्छी कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ ये अच्छी सियासत है कि वो बगैर तशद्दुद पे उकसाए लोगों को, बगैर मरवा के लोगों को, और एक बेहतर डील कर रहे हैं, तो उन्होंने की है। और इसमें जो है ना, ये वाली बात, ये डील की बात, खाली बात डील की बात है। मौलाना साहब बहुत कुछ मांग रहे हैं, जो उनमें से बहुत कुछ दिया जा भी चुका और कुछ चीज़ें नहीं दी जा सकी, लेकिन इसके पीछे एक सियासत भी है। नहीं, ये जो आपने डील की बात की, या मुजव्वज़ा तरामीम में भी कुछ चीज़ें अपनी पसंद के हिसाब से ऊपर नीचे करानी, या वो मुजव्वज़ा तरामीम से हट कर है, जो भी है वो उससे बाहर है, अपने वोटर या पब्लिक के लिए या अपने लोगों के लिए जो भी है? नहीं, दोनों चीज़ें हैं। मुजव्वज़ा तरामीम में भी अपनी पसंद नापसंद मौलाना साहब बता रहे हैं, और उससे हट के भी कि अगर वो इस तरमीम में साथ देते हैं तो उनको देखें ना, सबसे ज़्यादा कुर्बानी तो मौलाना ने दी है PDM में,
नवाज शरीफ रिहा बाहर गए उनकी वजह से, और पीपल्स पार्टी तो उस वक्त सीन पे नहीं थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब इलेक्शन हुए, इंतखाबात हुए, सदर पीपल्स पार्टी के, सेनेट चेयरमैन पीपल्स पार्टी के, और गवर्नर 2 सूबों के पीपल्स पार्टी के, सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी के पास, बलूचिस्तान हुकूमत पीपल्स पार्टी के पास, पंजाब नून लीग के पास, मरकज़ में हुकूमत नून लीग के पास, वज़ीर आज़म नून लीग का, स्पीकर नून लीग का। तो क्या मिला मौलाना को इसमें से? तो मौलाना जाहिर है ये कोई बुराई तो नहीं है, सियासत नाम ही इसी का है कि आप हुकूमत में आना चाहते हैं, पावर में आना चाहते हैं, और आप अपना मैनिफेस्टो जो उसके ज़रिए हुकूमत में आके पॉलिसीज़ के ज़रिए आप नाफिज करना चाहते हैं, कर सके ना कर सके एक अलग बहस है। तो ये लेजिटिमेट उनकी कोशिश है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक बात से मैं मुत्तफिक हूँ, और मेरा ख्याल है बहुत सारे लोग मुत्तफिक होंगे इस मुल्क में। मैं नहीं ये समझता कि अदलिया की कोई आज़ादी पे हमला हो रहा है, ये हो रहा है, वो आज़ादी क्या है अदलिया की? और ये चाहते हैं हम पे ओवरसाइट कोई ना हो, जितने मर्जी हम अपनी तनख्वाहें सेट, नहीं ठीक नहीं है ना, सवाल करना चाहती हूं, ठीक नहीं है, हमें तकलीफ है। मैं कह रही हूं करें अदालती इस्लाहात सर, हुकूमत का हक है, मगर आज भी जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, इस वक्त जेयू आईनी तरमीम का मुसव्विदा मांग रही है कि हमें असल आईनी तरमीम का मुसव्विदा है, हुकूमत देती क्यों नहीं है? जी, जिनसे वोट लेना उनको दे, हुकूमत के पास हो तो देना, हुकूमत के पास हो तो देना। तो फिर मैं ये बात कहता हूं कि कॉन्फिडेंट किस बात पे थी? कल इजलास क्यों बुलाया कौमी असेंबली और सेनेट का? नवाज शरीफ पार्ट है ना उस हाइब्रिड निजाम का, हुकूमत पार्ट है उस हाइब्रिड निजाम का। नवाज शरीफ आए लाहौर से, नवाज शरीफ ने कोई बात की, किसी के सामने आए, किसी को बताया अपना दिल क्या है उनका? अब साहब आपने जी फिर अगर हाइब्रिड निजाम का साथ होता तो फिर ये हुकूमत लियाकत रखती तो फैज़याब हो जाती। लगता तो नहीं है कि इसी वजह से फैज़याब ना हुई कि लियाकत नहीं रखती हुकूमत। हुकूमत के पास लियाकत भी है, फैज़ भी है, फिर नाकाम की कुछ और वजह है। दूसरी तरफ खान और उसके चेले नहीं है ना, समझें गेम को, नहीं समझना तो आपकी मर्जी है, मैं इससे ज़्यादा नहीं आपको बता सकता। दूसरी बात यह है कि आइन जो अदलिया की इस्लाहात की ज़रूरत है, इसमें कोई शक नहीं है, होनी चाहिए और होंगी भी, ये भी मैं आपको बता दूं। लेकिन अब एक जो प्रोसेस चला है ना असेंबली में, उसके ज़रिए होंगी। 18वीं तरमीम को फाइनलाइज होने में 2 साल लगे थे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसको मैं नहीं कहता 2 साल लगे, बिल्कुल सामने रखें, क्यों रात के अंधेरों में भाग के करने की कोशिश में। शहजाद साहब बिल्कुल खुल गया, अब मसला खुल गया, अब इंशाल्लाह ये खुल के डिबेट होगी और फिर कंसेंसस से कुछ होगा। शहजाद साहब, आईनी तरमीम पर पीपल्स पार्टी और हुकूमत एक ही पेज पर है। पीपल्स पार्टी 2018 से हाइब्रिड निजाम का साथ देने के बाद क्या एक बार फिर हाइब्रिड निजाम के साथ है, या जो ऑपोजिशन उन्हें कह रही है उनके नाना का हवाला देते हुए कि आप आइन का ख्याल करें, जमहूरियत के साथ ये ना करें, आपको पीपल्स पार्टी कहां दिखती है इस पूरी सूरत हाल में? आयशा, किसी की नीयत को जज करना तो कम से कम मेरे बस में नहीं है। यानी नजर आता भी हो, कुछ आपको अंदाजा हो रहा हो, लेकिन आप बात नहीं कर सकते जब तक आप किसी इंसान या किसी पार्टी या ग्रोह की सोच के अंदर ना झांक सकें। तो इसलिए किसी की नीयत पे मैं शक नहीं करता। लेकिन मुझे ये पता है कि जिस रास्ते पे भी ये लगी तरमीम, या इनकी जब भी ये तरमीम इंट्रोड्यूस होगी, पार्लियामेंट में आएगी और उसके ऊपर वोटिंग होगी, तो फिर जो इसके हक में वोट देंगे ना, उनसे कम से कम मेरी एक दरख्वास्त जरूर होगी। आज से 5 साल बाद, 7 साल बाद, 10 साल बाद ये ना कहना कि मेरे इख्तियार में नहीं था और मुझे मजबूर किया गया वोट देने पे। आज बाकायदे होशो हवास अपने हाथों से वोट दे रहे हो, इस तरमीम की हिमायत कर रहे हो, चाहे आप तज्जिए के तौर पे कर रहे हैं, ओपिनियन के तौर पे कर रहे हैं, तकरीर में कर रहे हैं, या वोट दे के कर रहे हैं। फिर आइंदा कभी ये ना कहना कि ये तो हमारे तो बस में नहीं था, ये तो हाइब्रिड निज़ाम था। आज भी आपको पता है हाइब्रिड निज़ाम है ना, तो हाइब्रिड निज़ाम के नीचे इस किस्म का बड़ा खिलवाड़ किसी एक ढांचे के साथ किस तरीके से आप कर सकते हैं? आपको पता है कि आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी हाइब्रिड है, आप असल में अपनी क्रेडिबिलिटी नहीं रखते, लेकिन इस काम पे क्यों चलते हो? जो सामने नजर आ रहा है, आज जो वोट तो नहीं डाले अभी तक ना, तो जहां तक ये आवाज है, जहां तक पहुंच है, वहां तक क्यों आपके हाथ नहीं रुकते वोट डालते हुए? रुकने चाहिए। यही इम्तिहान है लीडरशिप का, यही इम्तिहान है आपके सियासी साख का और सियासी उसूलों का, जिसकी बुनियाद पे आप सियासत करते हैं। बहरहाल नियत का हम फैसला नहीं कर सकते। देखिए, इस सारे तल्लक में अवाम भी एक फरीक है। अवाम और रियासत एक इमरानी मुआहदे में जुड़े हुए हैं। रियासत का ढांचा तब्दील होने जा रहा है और अवाम के इसके ऊपर कोई से नहीं है। और रियासत क्या है? पार्लियामेंट और हुकूमत, चाहे वो सूबाई है, चाहे वो सूबाई पार्लियामेंट है, चाहे सूबाई हुकूमत है, यानी प्रोविंशियल असेंबलीज, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, नेशनल असेंबली, सेनेट और फेडरल गवर्नमेंट। ये है रियासत आपकी।
तो बोला जाए तो रियासत अपने आप को तब्दील करने जा रही है। किस लिए? क्योंकि उसको अपना फायदा और अपना मफाद तयन करना है। इसलिए अगले सवाल में जाके हम इसका भी जवाब देंगे आपको कि हमें क्या वजह आती है, क्या नजर आता है कि क्यों इस वजह से चल रहा है। लेकिन 77 साल जो एक कॉमन लॉ आपने इस मुल्क में चलाया, हमारा जो कानून है वो इंग्लिश कॉमन लॉ से डिराइव किया हुआ कानून है जो 77 साल से चल रहा है, और उसका ताल्लुक होता है प्रेसिडेंट के साथ, यानी जो रिवायत कायम हुई, जो फैसले हुए, उन फैसलों की बुनियाद पर, इसीलिए फैसलों को कोर्ट किया जाता है बारहा जब भी बात की जाती है। आज आप क्या कर रहे हैं? आप कह रहे हैं वो तमाम फैसले जीरो के 77 साल का सफर सिफर इंसाफ के निजाम में, और अब सिर्फ अब नया कोर्ट बनेगा, नई रिवायतें कायम करेगा, उसको कोडिफाई कर दिया और वो कोडिफाइड तरीके से सिविल लॉ के तरीके से आपके फैसले करेगा। यानी अब आप कॉमन लॉ में नहीं एंटर हो एंड एग्जिस्ट करेंगे, अब आप सिविल लॉ के अंदर आ गए। तो ये अजीब किस्म की खिचड़ी बनाई जा रही है जिसके अंदर के कानून के जो मेरे ख्याल में माहिरीन और जो स्टूडेंट्स हैं वो भी परेशान होकर रह जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि इसका मुसवदा सामने लाएं, इसके अंदर कोई बहस करें। वो लोग, ऐसे लोग भी हैं जो किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते, वो ना PMLN के साथ है ना PTI के साथ है, वो सिर्फ पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। हो सकता है उनकी कुछ बातों में ऐसी चीजें हों जो कि हमारे मुल्क और कौम के लिए बेहतरी का रास्ता बन जाए। तो मेरा अपना ख्याल है कि ये जो रात की तारीकी में और लोगों को दूर रख के उससे और उसको जाहिर ना करके ये जो एक आप खेल खेलने जा रहे थे, शुक्र है कि वो नहीं हुआ। मुझे नहीं पता अब तक मुसवदा किसी हालत में मौजूद है या नहीं मौजूद, लेकिन अब अगर आ गया है सामने तो उसको ओपन करें, उस पर बहस करें, लोगों को बोलें और उस पर आर्टिकल्स लिखें वगैरह वगैरह। जल्दी की क्या जरूरत है? क्या जल्दी है आपको करने की? यानी हम कोर्ट पैकिंग की बात कर रहे थे कुछ अर्सा पहले, ये तो कोर्ट ही नया बनाने जा रहे हैं। यार सुप्रीम कोर्ट की हैसियत खत्म, कोर्ट पैकिंग छोड़ दीजिए, अब ये कह रहे हैं कि एक नया कोर्ट बनेगा, क्योंकि उस नए कोर्ट के आगे सारे वो मामलात जिनके ऊपर के सब जहां पे इस वक्त मामलात फंसे हुए हैं वो उस कोर्ट के आगे जाएंगे, और शायद उससे लोगों का ख्याल हो कि अपनी मर्जी के फैसले लिए जा सकते हैं। क्या ये पायदार होगा? क्या कौम के हक में होगा? क्या कौम अपने आप को इस तरीके से कायम रख सकेगी आगे अगले 20, 25, 30 साल, 50 साल में? ये सवालात खड़े हो जाते हैं जब हम इस किस्म की टारगेटेड किस्म की जो अपनी लेके आते हैं लेजिस्लेशन या अमेंडमेंट्स। मेरा ख्याल है इसके ऊपर ज्यादा बहस की जरूरत है, और जो उन्होंने करना चाह रहे थे अच्छा हुआ कि उस तरीके से बिल्कुल ठीक है। हुकूमत की तरफ से इसको भी वर्किंग पेपर का नाम दिया गया, वो कह रहे हैं कि अभी तो हम खुद इस पर काम कर रहे हैं। खुद पीपल्स पार्टी कह रही है कि जो लीक होकर पेपर या जो भी मुसवदा सामने आया उस पर हमें बहुत सी चीजों से इख्तिलाफ है। ज़ैगम साहब, अभी आज शाम भी शहबाज शरीफ साहब और बिलावल भुट्टो साहब मुलाकात कर रहे हैं, उधर मौलाना साहब अपने अरकान के साथ मुशावरत कर रहे हैं, इन्हीं मुजव्विज़ा इन्हीं तरामीम पे बैठकें अभी भी जारी हैं। कानून साजी कोई शक नहीं पार्लियामेंट का इख्तियार और हतमी इख्तियार उनके पास है, मगर आइन के कई फंडामेंटल्स को नहीं छेड़ा जा सकता है। क्या अदालती इस्लाहात के नाम पर हुकूमत कुछ ओवरड्यू कर रही तो नहीं करने जा रही, जो जिसकी वजह से बहुत से पार्लियामेंटेरियंस खुद ना पूरी तौर बोल पा रहे हैं ना खामोश रह पा रहे हैं? अब बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखें, अगर सूरत हाल ऐसी है जैसी अबसार साहब कह रहे हैं तो फिर तो हमारी इन प्यारी प्यारी पार्टियों को उतर जाना चाहिए। बुनियादी स्ट्रक्चर में तब्दीलियां आप कर सकते हैं, हुकूमत कानूनी तब्दीली ला सकती है, आईनी तब्दीली ला सकती है। पहले तो बात है आईनी तब्दीली के इनके पास नंबर्स ही नहीं है, और आईनी तब्दीली जिस तरीके से ये करेंगे या जिस तरीके से करने की कोशिश की जा रही है वो भी हमारे सामने है। और दूसरी बात जो आपने कही कि बुनियादी स्ट्रक्चर में तब्दीलियां, आप रूल्स ऑफ द गेम में तब्दीली करने लगे हैं। आप पूरे का पूरा जो रियासती स्ट्रक्चर है, आगे हम चल के उस पर बात करेंगे, उसको बदलने लगे हैं सिर्फ अपनी सियासी बका के लिए, सिर्फ चंद साल और गेन करने के लिए, सिर्फ हुकूमत में रहने के लिए, सिर्फ इसलिए कि आप सियासत खेल नहीं सकते, अपने मुखालिफ को सियासत में गिरा नहीं सकते, इसलिए कि आप 19वीं सदी से निकल नहीं सकते, नेपोटिज्म को छोड़ नहीं सकते। पार्लियामेंट में आपने फुफियाँ ताइयाँ लानी हैं, आपने अपने खुशामदियों और रिश्तेदारों को तमाम ताकत देनी है, खुद को नहीं बदलना। जब खुद को नहीं बदलना तो फिर सियासी तौर पर आप नई नस्ल को काबिल कबूल नहीं हो सकते, और जब काबिल कबूल नहीं है तो फिर पूरे खेल को ही बदल दो, पूरी रियासत के स्ट्रक्चर को ही बदल दो। इनको क्या हक है इतनी बड़ी बुनियादी तब्दीलियां करने का? आपने कहा रात को, देखिए सर सैयद अहमद ख़ान लिखते हैं कि जब हम बच्चे थे तो हमें बुज़ुर्गों ने कहा कि बच्चों जो चाहो खेलो, छुप कर कुछ नहीं करना, इसलिए कि जो छुप कर किया जाता है वो गलत होता है। दुरुस्त। तो ये हमारे रिफॉर्मर हैं जो छुप के रिफॉर्म करते हैं, माशाअल्लाह।
रिफॉर्म इनको रात की तारीकी में चाहिए, रिफॉर्म खुफिया रखने हैं इन्होंने। भाई आप जस्टिस सिस्टम का पूरा स्ट्रक्चर बदलने लगे हैं, तो ये जो 3 आपके साथ फिर रहे हैं वकील, यही तो जुडिशियल एक्सपर्ट्स नहीं है ना। मुल्क की और भी कोई जुडिशियल फ्रेटर्निटी है ना। और फिर आइन और कानून सिर्फ वकीलों का मामला तो नहीं होता ना, अवाम का भी तो मामला होता है ना। आप गवर्नेंस में, आप जमहूरियत में ट्रांसपेरेंसी नहीं लाना चाहते। मेरा नहीं ख्याल कि ये जो दाव खेलने लगे थे, अब तरमीमों का मुसवदा बाहर आने के बाद ये गेम चल सकती है। इसलिए कि इनको एक वकील नहीं मिलेगा सिवाय इसके जो इन्होंने भर्ती किए हुए हैं, जिनके मफादात, जिनकी रोजी रोटी इनसे वाबस्ता है। इसके अलावा कोई एक वकील नहीं मिलेगा जो बड़े इतने बड़े खिलवाड़ के साथ इत्तफाक करे। पाकिस्तान की पूरी वकला कम्युनिटी खड़ी हो जाएगी अगर ये इसको आगे लेकर चलते हैं। बहाना क्या है? केसेस हैं। वजीर कानून कहता है जी कोई 61,000 केसेस आला अदलिया में पड़े हैं। भाई सिर्फ 61,000 केसेस आला अदलिया में नहीं पड़े, सही 23 लाख केसेस नीचे की कोर्ट्स में पड़े हैं। किस लिए पड़े हैं? कि आप पुलिस को रिफॉर्म करने को तैयार नहीं, आप मरते मर जाएंगे, पुलिस को रिफॉर्म नहीं करेंगे, क्योंकि पूरी अशराफियों ने उसको इस्तेमाल करना है। आप निजाम तफ्तीश को ठीक नहीं करेंगे, आप प्रोसिक्यूशन को ठीक नहीं करेंगे, आप लोअर कोर्ट्स को, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को ठीक नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी सारी सियासत वहां से वाबस्ता है। जज थोड़े पड़ गए हैं आपको। ठीक, भारत में 34 जज हैं, 5 गुना ज्यादा आबादी, उनको तो थोड़े नहीं पड़े। 9 जज हैं अमेरिका में, उनको तो थोड़े नहीं पड़े सुप्रीम कोर्ट के जज। ठीक, ज़ैगम साहब मैं आपको यही रोकती हूँ, आपसे कंटिन्यू करूंगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो यही मामला कंटिन्यू करेगा, क्योंकि मुजव्वज़ा तजावीज़ में आईनी अदालत के क़याम पर भी बात हो रही है और इसके ऊपर भी बहुत इनपुट सामने आ रहा है। गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तान में आईनी अदालतों के क़याम की बहस पुरानी है। कई अदवार में यह मुतालबा होता रहा कि आईनी मामलात के हल के लिए अलग से आईनी अदालतें कायम होनी चाहिए। दुनिया के करीबन 85 ममालिक में आईनी अदालतें मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत, मलेशिया, नाइजेरिया, बरतानिया, अमरीका और कॉमनवेल्थ ममालिक में अलहदा आईनी अदालतें नहीं। ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली और स्पेन समेत कई यूरोपीय ममालिक में हतमी तौर पर आईनी सवालात आला तरीन अदालत के पास होते हैं। इसे यूरोपीय निज़ाम भी कहा जाता है। आईनी अदालत सिर्फ आईनी नजरसानी का इख्तियार इस्तेमाल करती है। अब पाकिस्तान में अहम मसला आईनी अदालत को सुप्रीम कोर्ट से अलग करना है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या नई अदालत इख्तियारात के लिहाज से सुप्रीम कोर्ट के बराबर होगी या उसके मातहत काम करेगी, या दोनों आज़ाद खुद मुख्तार होंगी, या दोनों अलहदा अलहदा हैसियत में काम करेंगी। क्या नई अदालत को सुप्रीम कोर्ट के बराबर समझा जा सकता है? क्या आईनी अदालत का अमला सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जजेस, नए मुकर्रर होने वाले जजेस या फिर रिटायर्ड जजेस पर मुश्तमिल होगा? क्या रिटायर्ड जजेस एक ऑप्शन हो सकते हैं? ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या हुकूमत पाकिस्तान में आईनी अदालत का नया तजर्बा करके नए आईनी, कानूनी और सियासी बहरानों को जन्म तो नहीं दे रही है? आप लोगों के लिए सवाल रखेंगे इसी मामले पर इस तरह से। एक तरफ वेस्टमिनिस्टर सिस्टम, दूसरी तरफ आईनी अदालतों का क़याम, मुतवाज़ी निज़ाम लाने की कोशिश, हुकूमत के हकीकी अज़ाइम क्या हैं? ज़ैगम साहब, आपके ख्याल में हुकूमत ये कह रही है, या एक ओपिनियन ये मौजूद है कि बहुत से आईनी मामलात, गवर्नर पंजाब का भी एक बयान है कि सुप्रीम कोर्ट जिसने आइन की तशरीह करनी थी वो आइन रीराइट कर रही है और बहुत से ऐसे मामलात हैं गुज़िश्ता चंद सालों में जहाँ पर आइन का मसला हल करना ही एक बड़ा मसला बन गया। जो नतीजा निकला उसने एक और बहरान सामने रखा। आपको लगता है जो हुकूमत करने जा रही है वो हमें ऐसे बहरानों से निकालेगा या मजीद बहरानों में डालेगा? सुप्रीम कोर्ट रीराइट करती है तो ये बता दें हमें कि जो ये आईनी अदालत लाएंगे उसकी क्या गारंटी है कि वो रीराइट नहीं करेगी? क्या उनसे पहले गारंटियां लिखवाएंगे? देखिए, जिस हम निज़ाम इंसाफ का हिस्सा हैं वो हमारे यहाँ पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में 200 साल में इवाल्व हुआ है, दुनिया में सैकड़ों साल में इवाल्व हुआ है। पाकिस्तान की शहजाद साहब ने जैसे बताया 75 साल की पूरी हिस्ट्री है, उस पूरे इस निज़ाम का हिस्सा है जिसको कॉमन लॉ कहते हैं। भारत में नहीं है आईनी अदालत, बरतानिया में नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, अमेरिका में नहीं है, क्योंकि ये कॉमन लॉ वाले मुल्क हैं। और जहाँ पे कॉमन लॉ होता है वहाँ जुडिशियल रिव्यू का जो इख्तियार है वो सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। सुप्रीम कोर्ट के पास फाइनल से होती है, वो
दोनों तरह के जो केसेस हैं वो उसके पास जाते हैं। आप एक पैरेलल निज़ाम लेकर आ जाएंगे कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है, दूसरी तरफ आपकी आईनी अदालत है, तो पूरे का पूरा जो निज़ाम है वो जैम हो जाएगा, फास्ट नहीं होगा, स्लो हो जाएगा, क्योंकि दो पैरेलल सिस्टम आप साथ में चला रहे होंगे। सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत से केसेस आएंगे, बेशुमार केसेस आएंगे जिसके आईनी मुज़बिरात होंगे, फिर वो क्या होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट से फिर आईनी अदालत में जाएगा। कौन ये तय करेगा कि ये मामला प्योरली जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल है और ये मामला सिर्फ कानूनी है? फिर जो कॉमन लॉ के मुल्क हैं वहां चेक्स एंड बैलेंसेस वो सुप्रीम कोर्ट कायम करती है। अदालतों के पास आखिरी इख्तियार होता है कानूनी मामले पे। अदालत तशरीह करती है आइन की, वो तशरीह में बाज़ात आगे भी निकल सकती है, जिसका कोई ना कोई तरीका होना चाहिए। हम गलत भी कहते हैं, लेकिन आप मुझे बताइए कौन अपनी हद से यहां बाहर नहीं निकलता? आप हदूद तय करें ना। ज़ैगम साहब, हदूद तो तय हैं, खैर हदूद आइन में तय हैं। अभी वुज़रा की जानिब से कहा गया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के मुताबिक वो आगे बढ़ रहे हैं। ये जो आइनी यानी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट उसके चौथे नुक्ते का हवाला देते हुए कि तब तय किया गया था। इस पर तनकीद भी की गई है पीटीआई की जानिब से कि 18 साल पुरानी बात। आपके ख्याल में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के मुताबिक आगे बढ़ने में क्या ये इसी तरह चलती रही जमातें जो आज हवाला दे रही हैं इस नुक्ते का? आप मुझे बताइए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे इन्होंने अमल क्यों नहीं किया? और आज आप बताइए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किस साल में साइन हुआ था? 6 में। 2006 में जी, 18 साल। 2006 में उस वक्त की बड़ी जो स्टेक होल्डर्स थे कौन थे? मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी, जो अवाम के बड़े लोगों को नुमाइंदा करते थे। ये दो बड़ी जमातें थी। क्या इस वक्त भी यही दो बड़ी जमातें हैं? आज तो आपको नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी चाहिए ना। अगर इतनी बड़ी तब्दीली आपने करनी है तो आप ये कहेंगे कि हम दो जो बड़े बच्चे थे 2006 में आज भी फैसला करेंगे कि क्या होना चाहिए। भाई आज आप दो बड़े नहीं हैं, आज आप बहुत छोटे हो चुके हैं। ठीक है, आज कोई और आपसे बड़ी जमात आ चुकी है, उसको साथ बिठाकर तय करें। अगर इतनी बड़ी तब्दीलियां कर, सिर्फ उसको साथ बिठाकर नहीं कि सिर्फ 3 पार्टियों को मामला नहीं होगा। ये आइन के बेसिक स्ट्रक्चर में, जुडिशियल सिस्टम के बेसिक स्ट्रक्चर में तब्दीली की बात है। ठीक, इसको आपको खोलना होगा, आपको पूरी लीगल फ्रेटर्निटी को बीच में लाना होगा, अवाम से बात करनी होगी। ये हम सब का मसला है। बिल्कुल दुरुस्त। ये सिर्फ आप जो है मच्छर मारने के लिए तोपें चला रहे हैं। ये कितना सत्यानाश कर दिया आपने पहले ये काम कर करके। ठीक हो गया। सियासी मुकाबले सियासी मैदान में करें, हिम्मत करें, अपने आप को बदलें, लोगों तक जाएं, जरा कुर्बानियां दें। दुरुस्त ज़ैगम साहब, कुर्बानियां दें, खुशामदीद सियासी मुकाबला नहीं हो रहा, आइन के अंदर तरमीम की बात है, स्ट्रक्चर में तब्दीली की बात हो रही है। दुरुस्त हो गया। हसन निसार साहब, आपके ख्याल में ये जो हुकूमत एक अदालत बनाने जा रही है आइनी मामलात के हल के लिए, आइनी अदालत का क़याम, ये डिलीवर करके मामलात हल करेगा या हुकूमत कुछ और चाह रही है? देखो भी बात सुनो, जब आप लोग और ज़ैगम साहब जैसे दानिश्वर और बाकी सारे हम बड़े फैशनी लोग हैं, आइन के बारे में गुफ्तगू करते हो ना, तो मुझे एक जुमला गूंजता है मेरे कान में। ज़ियाउल हक ने अपने पूरे इक़्तिदार के दौरान एक सच बोला जो मेरे तो सियासी ईमान का हिस्सा बन गया पाकिस्तान के हवाले से। मेरे ये पाकिस्तानी आइन के हवाले से ये मेरी रूह का हिस्सा है। मुझे मज़े का खेज लगती हैं सारी आइन शाइन तरमीम। जाने दो, चंद खानदानों का खेल है सारा, चंद लोगों का। हसन निसार साहब, कतई कलामी की माज़रत जो ज़ियाउल हक ने कहा, ज़ियाउल हक को उसकी लेगेसी को आज कोई भी ओन नहीं करता। उसने जो आइन के साथ किया वहीं से ही जन्म लिया तमाम बुराइयों और मसाइल ने, और ये खानदानी निज़ाम है। जाने दो, जाने दो, जाने दे। उससे पहले भी यही कुछ था। ये हालात नहीं थे, बनाने वालों ने भी इसके साथ, बनाने वालों ने भी इसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया। याद है कसूर का वो खानदान जिनकी बीवियां बेटियां उठा के थाने में जिनकी तस्लील की गई, मैंने था कोई, मुझे नाम नहीं याद अब, और छोड़ें, ठीक हो गया। चले आइन साज जे रहीम के साथ क्या हुआ? पाकिस्तान में एक बंदा है जो कैमरे के सामने बैठ के बता सके किन लोगों ने बनाया, क्यों बनाया? बात सुने, मेरे शबो रूस के नाम से एक किताब है पाकिस्तान के एक बहुत सीनियर, बहुत आलीशान अंग्रेजी जर्नलिस्ट की, शबीर हुसैन शाह साहब। उनकी वफात को कई साल बीत चुके हैं। टॉप के अखबारों के साथ वाबस्ता रहे, जाएं पढ़ के देख लें। आइन
एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो शहजाद साहब और अबसार साहब से बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुश आमदीद। अबसार साहब, पाकिस्तान में जिन ममालिक का सियासी और आइनी निज़ाम है या जिसके ज़ेर असर हम इस वक्त हैं, वहाँ भी आइनी अदालतें नहीं मौजूद हैं। ये जो आइनी अदालत का तजर्बा या एक समझे तब्दीली लाने की कोशिश की जा रही है तरमीम के ज़रिए, आपको लगता है कामयाब साबित होगी, नाकाम साबित होगी? देखिए, मैं तो दुआ कर सकता हूँ कि ये तजर्बा कामयाब हो, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ, सचमुच चाहता हूँ बहुत सारे पाकिस्तानियों की तरह कि हमारी अदलिया की इस्लाहात हों। और जो अभी बातें की हैं आपने, आपके क्वेश्चन जो हैं सारे इस पर बहुत वैलिड हैं, और जैगम साहब ने जो क्वेश्चन उठाए हैं वो भी बहुत वैलिड हैं। लेकिन इशू ये है, इसमें एक चीज़ और ज़ाहिर भी होती है ना, कि किसी का एतमाद ही नहीं है कि कुछ भी बना दें, कोई और अदालत बना दें और एक इस्टेब्लिशमेंट पर हम तनकीद करते रहते हैं। तो इसका ये मतलब तो नहीं कि अब जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क में इस्टेब्लिश हो जाए। और वो मैं क्यों कह रहा हूँ, इस बुनियाद पे कह रहा हूँ। और जो आपका सवाल भी आपने मुख्तलिफ ममालिक की एग्जांपल दी है, बरतानिया जिसमें सरफहरिस्त है, कभी 4 मार्शल लॉ नहीं लगे उन ममालिक में जिनको वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने इंडोर्स किया हो। ना सिर्फ इंडोर्स किया हो बल्कि ये कुल्हाड़ा पकड़ा दिया हो मिलिट्री डिक्टेटर के हाथ में कि जाओ आइन को जितना मर्जी काट छांट लो। एक वज़ीर आज़म को फांसी नहीं लगाया वहाँ पे, 2 को इक़्तिदार से बाहर नहीं निकाला 4-5 जजों ने मिलके। ये जो है ना अवामी मैंडेट की तौहीन इस तरीके से इनमें से किसी मुल्क में नहीं हुई। और यूके का जो है देखिए निज़ाम है तो हमारा वेस्टमिंस्टर स्टाइल, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनकी रवायात इतनी स्ट्रॉन्ग और पुरानी हैं कि वहाँ आइन जो है रिटन उसमें नहीं है शक्ल में, रवायात पे चलता है वह सब कुछ। आप देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग रवायात है कि लिखे हुए लफ्ज़ से ज़्यादा अहम वो है कि अपने दायरा कार से कोई नहीं निकलता। और वहाँ बादशाहत है, हमारे यहाँ तो वैसे हमारे यहाँ तो पता नहीं क्या। साहब एक सवाल था, हम कोई आइन में कोई ऐसी तरमीम या कानून में कोई ऐसी कानून साजी नहीं कर सकते? कॉमिक ट्रेजेडी है शेक्सपियर की कि इतने मुश्किल हालात में हैं फिर भी हंस रहे हैं हम कि ये कैसी सिचुएशन में डाल दिया हमें ज़ाती वजाहत के शौकीन लोगों ने कि हम चाहते हैं कि आइन में तरमीम हो, लेकिन वो उस तरमीम की क्या इज्जत करेंगे जो इतने बड़े आइन की नहीं करते। इसको हमारे तो दानिश्वर तक इसको समझते हैं कि ये मेरी रूह का हिस्सा है। मैं किसी और से शिकवा क्या करूं? ठीक हो गया, अगर कर लिया शिकवा, वही नहीं मेरी बात समझते। चलें आप बाद में समझाइए। रियलिटी है। ख्वाहिश समझ के अबसार साहब की तरफ तवज्जो करें इस पे हसन साहब। मैं चलें शहजाद साहब, 1953 से अब तक के अहम आइनी सवालात, 73 के आइन के बाद बहुत से आइनी बहरान तारीख का हिस्सा रहे। हुकूमत की नीयत जो भी हो, आपने पहले भी कहा कि किसी की नीयत पे तो नहीं जा सकते, मगर क्या आइनी अदालतों का क़याम पाकिस्तान के इन मखसूस हालात में हमारी ज़रूरत है, नहीं है? अच्छा, ये जो हमसे शायद हमारे प्रोड्यूसर साहब ने जो शेयर किया प्रोबेबल मुसव्वदा, जो ये तरमीम का जो है जी जी, उसको अगर पढ़ा जाए ना, जो हमारे पास आपने भिजवाया और जिसको हमने कम से कम मैंने जो समझा उसके अंदर से कि एक पैरेलल कोर्ट जिसका नाम है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नाम से कायम किया जाएगा, जिसका चीफ जस्टिस हुकूमत और सदर पाकिस्तान मिलकर लगाएंगे। अच्छा, और उसके बाद फिर उसके जो जज साहिबान हैं वो भी यही लोग अपॉइंट करेंगे, लेकिन उसमें चीफ जस्टिस की मर्जी शामिल होगी। यानी अगर इस निज़ाम में इंसाफ के नीचे, जिसके ऊपर मेरे इतने सारे सवालात हैं कि जिसके अंदर के मैं ये कहूँ कि ये तो पता नहीं कितना ब्लॉटेड है और कितना बुरा हाल है इसका, उसी के अंदर से मुझे एक चीफ जस्टिस चुन के और ऐसा लाना पड़े जो कि इस तरह की तरामीम भी क्रिएट कर सकता है और फिर वो तरामीम के साथ खड़ा भी हो सकता है। तो मुझे बताइए कि जब इस किस्म का खिलवाड़ आएगा उसके सामने, तो उस खिलवाड़ के साथ होगा या उसके मुखालिफ चट्टान बन के खड़ा हो जाएगा? उसमें कम से कम चट्टान बनने की अहलियत नहीं होगी, ये मुझे यकीन है। और उसके 5 जज जो होंगे वो भी ऐसे ही होंगे जो कि वो खुद अपनी मर्जी से बताएगा कि ये फलाने जज मिल के मेरे साथ चलने की अहलियत रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो आज जिस शक्ल में मौजूद है, इसका नाम तब्दील कर दिया जाएगा और इसको सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कहा जाएगा, उसको फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहा जाएगा। ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट होगा, इसका चीफ जस्टिस सिर्फ चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट होगा, वो चीफ जस्टिस फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान होगा। तो ये फर्क है इन चीजों के अंदर। ये जो सुप्रीम कोर्ट जिस शक्ल में रह जाएगा पीछे, ये जो आर्टिकल 199 के तहत जो अपीलें आती हैं उसके सामने उनको नहीं सुन सकेगा। और आर्टिकल 199 के नीचे जो अपीलें आती हैं वो आप सोचिए कहाँ से आती हैं, कौन लेके आता है, किस तरह की होती हैं। हाई कोर्ट्स के जो
फैसले होते हैं वो किस नौयत के वहाँ पर फैसले हैं, और ये फैसला करना कि हाई कोर्ट के ये जो फैसले हैं इस तरह के, ये तो चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास जो कि छोटा कोर्ट बन जाएगा, और ये तो 68 साल जब आपकी बढ़ा देंगे तो आपको 3 से 5 साल मिल जाएंगे, 3 साल मिल जाएंगे, और अभी आपने कर लिया 2 साल 3 साल और मिल जाएंगे। जब ये सारा कुछ हो जाएगा तो 3 से 5 साल अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी सलामती सबको दे। 3 से 5 साल से पहले भी मतलब अल्लाह ताला का अगर हुक्म आ गया तो आप दुनिया से जा सकते हैं। उसके बाद जो मामलात होंगे वो किस तरह के पाकिस्तानियों के लिए रहे। पाकिस्तान तो कायम होने के लिए बचा ना, पाकिस्तान तो रहेगा, इसके बच्चे अवाम जो आज हैं वो तो इंशाल्लाह जिंदगी गुजारेंगे। तो उनके मत्थे हम अपने 3 और 5 साल के लिए हम क्या क्या करने जा रहे हैं उनके लिए। अब इसमें हुकूमतें भी शामिल हैं, इसमें कोर्ट्स के जजेस भी शामिल हैं, इसमें सब लोग शामिल हैं। अब ये खिलवाड़ अगर आप करना चाह रहे हो कि मेरे 3 से 5 साल किसी और तरीके से पक्के हो जाएं और मैं इस मुल्क और कौम और इसके लोगों के साथ ऐसा मजाक खेल जाऊं जिसको सुलझा ना सकें बाद में, तो फिर उसके बाद हमारे आने वाले बाद में आने वाले जो होंगे वो इस झमेलों को लेके बैठे होंगे कि अब इसका क्या करें। शायद यही कुछ कह रहे होंगे जो हम आज बातें कर रहे हैं। दुरुस्त हो गया जी। आज की गुफ्तगू यहीं तक रखेंगे, लेकिन शहर इख्तिदार मुलाकातें जारी हैं। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, अब बिलावल भुट्टो मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात भी हो रही है। एक बात आज नवीद कमर साहब ने कही थी कि आगाद की बजाय हम तरामीम के तासुर की तरफ देखें, और अगर वहाँ वो दुरुस्त शक्ल में सामने आती हैं और मुस्बत पैगाम देती हैं तो फिर दुरुस्त अफराद भी देख लेंगे। देखना यह कि तरामीम कब हुकूमत सामने खोल कर रखती है ताकि उन पर खुलकर गुफ्तगू की जा सके। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।